तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो आयरिस होता है वो गन्ना के साथ फाइट कर रहा होता है। उस फाइट के दौरान वो अपने न्यू ग्लव का इस्तेमाल करता हुआ गन्ना को बहुत ज्यादा सीड्यूस कर रहा होता है। मगर जो गन्ना होती है वो खुद के ऊपर कंट्रोल करके तुरंत ही चुपके से आयरिस के ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर देती है, और जिससे हम देखते उस पूरे जगह में पूरा पॉइजन से भर जाता है। और वही देख के जो गन्ना होती है वो बोल रही होती है, अब तो पक्का से तुम्हारा पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा, वो भी मेरे पॉइजन की वजह से। लेकिन इसके इतना बोलते हम देख के जो आयरिस होता है वो वहाँ से बच के छत के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर वो गन्ना को बोल रहा होता है, मेरे को तो पहले से ही पता था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, तो फिर ये दोबारा से काम नहीं करने वाला मेरे ऊपर। और वो देख के जो गन्ना होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, यही क्या, इसने तो मेरे पॉइजन से बचने के लिए जंप मार के वहाँ पे छत के ऊपर चढ़ गया। मगर तुम्हें जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, अब ये मेरी बारी है। आत्मा बोलते हुए अपने दोनों हाथों को दीवार में घिसता हुआ सीधा नीचे की तरफ आने लगता है। और उसके हाथ के घिसने की वजह से हम देखते हैं जो गन्ना होती है वो पूरी मदहोश होकर बोल रही होती है, ये फीलिंग तो दोबारा से मेरे अंदर आ रहा है, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके से इसको रोकना होगा क्योंकि जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन तो हम देखते हैं आयरिस होता है वो लगातार ही अपने दोनों हाथों को घिस रहा होता है दीवार के ऊपर। फिर जो गन्ना होती है वो बोल रही होती है, ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और इससे पहले जब भी मेरे अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा था वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इतना बोलते ही जो गन्ना होते वो चिल्लाते वो बोल रही होती है, लॉर्ड एजोसामा अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलते हम देखते उसका जो स्क्रीम लेवल होता है वो 100% में पहुंच चुका होता है, और उसी वैल्यू की वजह से जो इनविजुअल फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा पावर के साथ सीधा आके गन्ना को हिट कर जाता है। और उस फोर्स के हिट करने के साथ ही जो गन्ना का मैजिक वैल्यू होता है वो बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। और उसके अगली पल हम देखते जो गन्ना होती है वो ट्रांसफॉर्म होके एक बहुत ही छोटे से पियर्सिंग स्पाइडर में बदल जाती है। और फिर उसके साथ जो आयरिस का सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है, तुम्हारा जो एनिमी है वो डिफीट हो चुका है, तो फिर उसी वजह से तुम्हारा जो वेपन है वो भी वापस जा चुका है। इतना देखने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही जाके स्पाइडर गन्ना को अपने हाथ में उठा लेता है। फिर जो उसका सिस्टम होता है दोबारा से बोल रहा होता है, इस बॉस को डिफीट करने के बाद अब तुम इसी के स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें तुम अब डेंजरस पॉइजन को अपने वेपन में फ्यूज कर सकते हो। अब वो देख के आयरिस खुश होकर बोल रहा होता है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मैं अपने बॉडी के अंदर के पॉइजन को भी इस वेपन में फ्यूज कर सकता हूँ क्या। लेकिन इसका इतना बोलते बोलते हम देखते लॉर्ड एजोसामा भी वहाँ पे आ जाता है, और इस बार हम देखते वो अपने मेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और वो वहाँ आते आयरिस को देख के बोल रहा होता है, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। लेकिन तुम्हें हमें थोड़ी देर पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते जो साइडल होती है वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके वह एजोसामा को समन करती है। और फिर जो एजोसामा होती है वो तुरंत ही आयरिस के घर से टेलीपोर्ट होके वहाँ पे साइडल के पास पहुँच जाती है। और फिर वो साइडल को बोल रही होती है, तो फिर मेरे को ये बताओ कि वो ह्यूमन कहाँ पे है। और इतना सुनते साइडल बोलती है, लॉर्ड एजोसामा मेरे को माफ करना, लेकिन मैंने अपना ट्रैक को खो दिया है, वो भी उस ह्यूमन के ऊपर। और इतना सुनते जो लॉर्ड एजोसामा होते बड़े गुस्से में बोल रहे होते हैं, वो ह्यूमन जिस सिस्टम का इस्तेमाल करता है वही सिस्टम मेरा हार्ट है, तो फिर अगर तुमने जल्दी से उसको नहीं ढूंढा तो फिर मैं रात को दोबारा से पावरलेस हो जाऊंगी। और तुमने अभी क्या बोला, तुमने अपने ट्रैक को खो दिया उसके ऊपर। लेकिन इतना बोलते लॉर्ड एजो देखते शहर के अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और वही ब्लास्ट को देख के लॉर्ड एजो बोल रहा होता है, ये फीलिंग तो मेरा हार्ट का ही आ रहा है मेरे को। और वही बोल के वो तुरंत ही आयरिस की तरफ जाने लगती है। और फिर हम वापस में प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे एजो आते हैं तुरंत ही आयरिस को वहाँ पे जमीन में दबोच लेती है पीछे से। और फिर वो आयरिस को बोल रही होती है, ब्रेव हीरो, तुमने मेरे को बोला था कि तुम मेरे को बचाने वाले हो, लेकिन तुम तो मेरे को बीच में ही छोड़ के चले आए, और इस चीज को तो मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और वो सुन के जो आयरिस होता है वो भी बड़े परेशान होकर बोल रहा होता है, तुम तो सही में एक आदमी और साथ में एक मॉन्स्टर भी, और तुमने तो मेरे को अपने कर्ज के बारे में भी झूठ बोला। और इतना सुनते ऐसा बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, लेकिन चलो अब कंटिन्यू करते हैं, तुमने जो प्रॉमिस करा था उसको। अब वो सुन के आयरिस जवाब देता है, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी आदमियों में। अब वो सुन के एजो बोलता है, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल। और इतना बोलते हम देखते हैं वो तुरंत ही एक बहुत ही हॉट सी किटन वाली लड़की में बदल जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है, अगर मैं ऐसे बदल जाती हूँ तो फिर क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड होगे। और इतना सोचते जो आयरिस होता है बड़े गुस्से में अपने आप को छुड़वाता हुआ बोल रहा होता है, नहीं मैं अभी भी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और भले तुम किसी भी चीज में क्यों ना बदल जाओ, मेरे को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा तुम में, और मेरे को आदमियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोलते जैसे वो मुक्का मारता है एजो के ऊपर, जो एजो होता है वो तुरंत ही उसके मुक्के को पकड़ लेता है। और फिर उसके हाथों को बड़े तेज का मोड़ता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम जितने भी ह्यूमंस होते हो उनको बड़े बड़े बिल्ली वाले कान और ब्लैक स्टॉकिंग वाले थाइस तुमको पसंद नहीं आते। और मेरे को तो लगा था कि हम दोनों मिलके बहुत ही मजे करेंगे, लेकिन लास्ट में तुमने तो मेरे को मना कर दिया।
और ये सुनकर तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लगा, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे को सबसे टफ रास्ता आजमाना ही होगा अभी। और इतना बोलने के साथ ही जो एजो होती है वो तुरंत ही आयरिस की उंगलियों को काटने लग जाती है, लेकिन जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने हाथ को छुड़वा के पीछे हट जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है, डैम तुम तो सीरियस हो, लेकिन मेरे को तुम बिल्कुल भी लिक मत करो। लेकिन जो एजो होता है वो बोल रहा होता है, वाह तुम्हारा टेस्ट कितना ज्यादा ही स्वीट है। और इतना बोलने के साथ ही एजो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके आयरिस को दोबारा से जमीन में पटक देता है। और वो बोल रहा होता है, भले अभी तुम कुछ भी क्यों ना कर दो, तुम अभी मेरे से बच के नहीं निकल सकते हो। और मैंने तो बहुत पहले सिस्टम के लेवल को एकदम मैक्स पे पहुंचा दिया था, लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो फिर तुम भागो। मैं भी देखती हूँ तुम भाग के कहाँ पे जाते हो, लेकिन तुम याद रखना लास्ट में बस एक ही रिजल्ट मिलने वाला है तुमको। तो फिर क्या ख्याल है तुम अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके मेरे को यहाँ पे लॉक करके खुद के स्पीड अप को और भी ज्यादा बढ़ा लो। अब वो सुन के हैरिस बोल रहा होता है, नहीं मैं अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी भी आदमी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, और यही सबसे मेरा बॉटम लाइन है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग का। लेकिन तो सुनते ही जो एजो होता है वो तुरंत ही आके एजो के बॉल्स को पकड़ के बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अब मैं तुमको कुछ दूसरे तरीके का ही मजा दिलाता हूँ, और मेरे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वही हमेशा से तुम्हारा एंटीडोट है। तो फिर मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें मेरे ब्लड की जरूरत नहीं है? तो फिर अगर तुम अच्छे से बिहेव करते हो मेरे साथ और मैं जो भी बोलता हूँ वो सब करते हो तो फिर मैं तुमको ठीक कर दूंगा। और इतना सुनते जो आयरिस होता है वो गुस्से के मारे चिल्लाता वो बोल रहा होता है, अगर बस यही करके मेरे को वो एंटीडोट मिलेगा वो भी डीमन गॉड का, तो फिर मैं अपने बॉडी को मेल्ट कराना पसंद करूंगा, और मैं कभी भी एक आदमी के साथ सेमेक्स नहीं करने वाला हूँ। इतना सुनते जो ऐसा होता है वो तुरंत ही अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके आयरिस के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है, अगर तुम सही में यहाँ पे मेरे को मना करने वाले हो तो फिर मैं तुमको अच्छे से यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाता हूँ, और अभी मैं इस चीज को तुरंत ही तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसाऊंगा, उसके बाद तुम खुद ही भीख मांगोगे मेरे से। और इतना बोलती जैसे वो अपने मैजिक को आयरिस के बॉडी के अंदर घुसाने का ट्राई करती है, उसका जो मैजिक होता है वहाँ पे गायब हो जाता है, और वो देख के जो एजो होता है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, ये क्या अभी मेरे मैजिक के साथ ये क्या हो रहा है, और ये अचानक से गायब कहाँ पे हो गया। इतना सुनते जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, वो जो आयरिस का सिस्टम है वो वापस आने से मना कर रहा है, और तुम्हारे जितने भी अटैक है वो सारे के सारे बिल्कुल ही यूजलेस है, वो भी आयरिस के खिलाफ। लेकिन होते में जो आयरिस का सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, होस्ट क्या तुम अपने 50% लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो क्या, वो भी इस एजो को यहाँ पे खत्म करने के लिए। और वो सुन के आयरिस जवाब देता है, क्या ऐसे सिचुएशन के अंदर भी तुमको अभी मेरे से पूछने की जरूरत है क्या? मेरा जवाब तो ऑब्वियसली हाँ है। और वो सुनकर सिस्टम दोबारा से बोलता है, जैसे ही तुम एजो को यहाँ पे लॉक करोगे यहाँ पे तुरंत ही एजो स्पीयर ट्रिगर हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो एजो इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओगे तुम, और फिर उसके बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो पॉइजन है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। और इतना सुनते जो एजो होती है बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है, क्या ये सिस्टम इस हद तक पहुंच गया, ये मेरे बॉडी में वापस आने के लिए मना कर रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ जो आयरिस होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, 10 मीटर के अंदर अगर मैं इसको देख पाऊंगा तो फिर मैं तुरंत ही इसको लॉक भी कर पाऊंगा। और इतना बोलते जैसे वो अपने सिस्टम को लॉक करने के लिए बोलता है, जो एजो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे लाल कलर का स्मोक करके गायब हो जाता है, और जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके बोल रहा होता है, डैम ये लाल स्मोक क्या वो ही करके यहाँ से गायब हो गया, और अब तो मैं इस स्मोक के अंदर कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं जो एजो होता है वो तुरंत ही अपने हाथ में कट लगाता है, और फिर वही जो कट होता है दूसरी तरफ जो साइडल होती है उसके हाथ में भी लग जाता है, और फिर जैसे उसके हाथ से ब्लड नीचे गिरता है जो एजो होती है वो तुरंत ही उसके पास टेलीपोर्ट होके पहुंच जाती है, और फिर वहाँ आते बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है, डैम ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मैं तो लगभग वहाँ पे मारी गई थी, और ऊपर से तो सिस्टम ने भी मेरे को धोखा दे दिया, तो फिर अब मेरे को एक नए होस्ट को ढूंढने की जरूरत है, और मेरा जो लोकेशन है वो तो पक्का से उस सिस्टम ने अभी तक लॉक कर लिया होगा। इतना बोलते हम देखते हैं इसका जो सिस्टम होता है उसको वहाँ पे एजो के लोकेशन को दिखा रहा होता है, और वही देख के जो आयरिस होता है वो भी बोल रहा होता है, मेरे सिस्टम ने तो उसके लोकेशन को भी लॉक कर लिया है, लेकिन ये आदमी तो सही में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये तो चुटकी में इतने दूर पहुंच गया है मेरे से। इतना बोलते दुआ से हम देखते सर्डल को जो कि एजो को देख के परेशान होकर बोल रही होती है, लॉर्ड एजो साहब आपको क्या हो गया, आपको इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है, और कहीं आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगा है? इतना सुनते जो एजो होता है वो बोलती है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे को चोट पहुंचा पाए, और जैसा कि तुमने मेरे ब्लड को पिया है उसी वजह से हम दोनों का जो बॉडी है वो एक जैसे रेजोनेट कर रहा है यहाँ पे, और अगर मैं किसी तरीके से भी इंजर्ड हो जाती हूँ तो फिर वो जो हार में पहले तुम्हारे बॉडी में ही आएगा। लेकिन इतना सुनते सैडल बोलती है, क्या आपने इस ह्यूमन का ख्याल रख लिया है क्या? अब वो सुन के एजो बोलते हैं, नहीं अभी मेरे जितने भी अटैक्स है वो सारे के सारे बिल्कुल ही यूजलेस है, वो भी इस ह्यूमन के खिलाफ।
अब वो सुन के साइडल खुश होकर बोल रही होती है, क्या सच में? उसका ये रिएक्शन देख के एजो बोल रहा होता है, क्या तुम खुश हो रहे हो क्या इस वजह से कि वो ह्यूमन अभी तक मरा नहीं है? अब वो सुन के साइडल जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ वो भी उस डिस्गस्टिंग ह्यूमन से, लेकिन जैसा कि अभी आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो तो फिर क्या हम लोग वापस से अभी डंजन में चले जाए क्या? अब वो सुन के एजो बोलते, नहीं नहीं, मैं उस सिस्टम के साथ हजारों सालों से रह चुकी हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है उसके बारे में, और उसने मेरे सारे अटैक को बिल्कुल यूजलेस कर दिया है, वो भी उस ह्यूमन के खिलाफ। लेकिन जो प्लेजर होता है वो कभी भी अटैक्स में नहीं आता है, तो फिर उसी वजह से मैं प्लेजर का इस्तेमाल करके उस ह्यूमन को डेथ तक पहुंचा सकती हूँ। और ऊपर से सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट बॉडी को ढूंढना वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिर जैसे वो ह्यूमन दोबारा से मर जाता है उसके बाद वो जो सिस्टम है वो दोबारा से ही मेरे को चुन लेगा, और फिर जैसे मैं दोबारा से ह्यूमन में बदल जाती हूँ तब वो जो सिस्टम है वो मेरे लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। तो फिर ठीक है साइडल, आज रात को तुम जाके उस ह्यूमन को मेरे लिए ढूंढ के लाओगे, और तुमने अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को सिखाया है ना, तो फिर चलो अब इस चीज को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो तुम। इतना सुनते तो साइडल होते वो तुरंत ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है वहाँ पे एजो के ऊपर, और फिर जो एजो होती है वो बोल रही होती है, जैसे कि मैं रात को अपने सारे पावर को खोने वाली हूँ, उसी वजह से मैं तुम्हारी इसी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करने वाली हूँ। इतना बोलते हम देखते तो एजो होते वो ट्रांसफॉर्म होके वो एक दूर से लड़की में बदल जाती है, और वही देख के एजो भी खुश होकर बोल रही होती है, बहुत अच्छे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ तो वो ह्यूमन कभी भी मेरे को नहीं पहचान पाएगा। और जैसे कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सभी को हीरो बनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, तो फिर उसी वजह से जब वो अपना काम कर रहा होगा उसी वक्त मैं एक बहुत ही अच्छा मौका ढूंढ के उसके ऊपर अपने प्लेजर का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर दूंगी। और उसकी ये बात सुन के जो साइडल होती है वो बोलती है, लॉर्ड एजो, क्या आप सही में उस ह्यूमन के ऊपर अपने प्लेजर का इस्तेमाल करके खत्म कर सकते हो? अब वो सुन के एजो जवाब देता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, और तुमको क्या लगता है कि मैं पहले कैसे मारी गई थी, और अब जबकि उस सिस्टम ने मेरे को छोड़ दिया है तो फिर इस चीज के बारे में जितना भी मैं सोच रही हूँ उतना ज्यादा ही अभी मेरे को गुस्सा आते जा रहा है, और वो जो सिस्टम वो मेरे को रिजेक्ट क्यों कर रहा है मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और क्या वो ह्यूमन इतना ज्यादा ही अच्छा है क्या? लेकिन इतना बोलते दुआ से हम देखते आयरिस को जो कि बोल रहा होता है, अभी मेरे पास बस 50 दिन ही बचे हुए हैं, और जैसे मैं इस टाइम के अंदर दुआ से उस एजो को ढूंढ लेता हूँ उसके बाद मैं खुद को ही ठीक कर पाऊंगा, और अभी मेरे लिए हर एक पल बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो फिर मेरे को उसी वजह से जल्दी करने की जरूरत है। लेकिन इतना बोलते बोलते ही जो उसके बॉडी के अंदर का जो पॉइजन होता है वो दुआ से एक्टिव हो जाता है, और उसी वजह से जो आयरिस होता है वो दुआ से दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है, इस बार तो मेरे पाँव में कुछ हो रहा है और मेरे पाँव की उंगली से एकदम बर्निंग का फीलिंग आ रहा है मेरे को। इतना बोलते हम देखते जो उसका पाँव का उंगली होता है वो तुरंत उस पॉइजन की वजह से गायब हो जाता है, और उसी वजह से जो आयरिस होता है वो नीचे जमीन में गिर के बहुत ही तेज तेज का चिल्लाने लग जाता है, और यही सब चीजें दूर में खड़े हो कि जो वॉइस पर्सन 4 होता है वो देख रहा होता है। लेकिन होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो आयरिस होता है वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है, और फिर जैसे वो वहाँ पे होश में आता है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ये तो होश में आ गया, तो फिर हम तुरंत ही जाके लॉर्ड 4 को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और फिर होते में जो आयरिस होता है वहाँ के डॉक्टर से पूछ रहा होता है, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ पे कौन लेके आया है? और वो सुन के वो डॉक्टर बोलता है, जो एडवेंचरियस गिल्ड के वॉइस पर्सन 4 है वही तुमको यहाँ पे लेके आए हैं। इतना बोलते बोलते वहाँ पे जो वॉइस पर्सन 4 होता है वो भी आ जाता है, और फिर उसको देख के आयरिस बोल रहा होता है, क्या तुमने ही मेरे को बचाया है क्या वहाँ से? इतना बोलते वो सोच रहा होता है, ये तो वही मोटा आदमी है जिसके ऊपर उस स्पाइडर ने अटैक कर दिया था। मगर होते में जो 4 होता है वो बोलता है, हाँ मैं ही हूँ जो कि तुमको वहाँ से यहाँ पे लेके आया है। इतना सुनते आयरिस बोलता है, तो फिर मैं कितने टाइम पे यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था? और वो सुनकर 4 जवाब देता है, तुम यहाँ पे 13 घंटे से बेहोश पड़े हुए थे। और फिर दोबारा से आयरिस बोलता है, क्या मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था क्या? मगर उस बैटल की वजह से मेरे बॉडी के अंदर का जो एनर्जी था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। लेकिन इतना सुनते जो 4 होता है वो बोलता है, मेरे को माफ करना, मैंने तुमको डिस्टर्ब करा। इतना सुनते आयरिस बोलता है, वॉइस प्रेसिडेंट मेरे को ये बताइए क्या कुछ है क्या जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत है? इतना सुनते जो वाइस प्रेसिडेंट 4 होता है वो बोलता है, मैंने तुम्हारा फाइट देखा था वो भी उस स्पाइडर वाली औरत के साथ, और तुम्हारा जो मैजिकल पावर है वो तो पूरा ही एक्सेप्शनल है। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा जब आदमी धीरे धीरे बुढ़े होते जाते हैं तब उन लोगों का जो कुछ एबिलिटीज होता है वो टाइम के साथ बहुत ही कम होता जाता है, और फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैंने तुम्हारा फाइट देखा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव और बहुत ही ज्यादा लुभाऊ था, तो अगर उस तरीके का जो स्किल है वो मैं भी सीख पाऊंगा तो फिर मैं दोबारा से अपने जवानी के दिन को जी पाऊंगा। तो प्लीज लॉर्डशिप मेरे को उस स्किल के बारे में सिखाइए और मेरे को अपना डिसाइपल बना लीजिए। और इतना सुनते हम देखते जो आयरिस होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो मन सोच रहा होता है
क्या एडवेंचरस गिल्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट वो मेरा डिसाइपल बनना चाहते हैं? लेकिन अगर मैं इस तरीके के रिलेशनशिप इसके साथ बना लेता हूँ तो फिर गिल्ड के जितने भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके एजो को ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो सिस्टम की एबिलिटी है, तो फिर इस चीज को मैं इसको कैसे सिखा सकता हूँ? इतना सोचने के साथ ही आयरिस उसको जवाब देता है, मेरा जो मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद भी जो चार होता है बहुत ज्यादा जोश के साथ बोल रहा होता है, भले ये कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो मैं पक्का से ट्राई करूंगा और मैं इस मैजिक को सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, भले इसके लिए मेरे को अपने लाइफ को भी रिस्क में क्यों ना डालना पड़ जाए। लेकिन इतना समझते जो आयरिस होता है उनको बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट तुमने जो अभी मेरा मैजिक को देखा था वो एकदम शुरुआत के फिंगर टिप से सीखना होता है। लेकिन इतना सुनते जो चार होता है वो तुरंत ही अपने घुटने में आके गिड़गिड़ा तो आयरिस से बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज मैं आपके सामने घुटने टेक रहा हूँ, मेरे को अपना डिसाइपल बना लीजिए। अब वो सुन के आयरिस बोलता है, डिसाइपल जल्दी से उड़ जाओ तुम। अब वो सुन के चार बोलता है, आपने सही बोला, ये जो मैटर है ये कहीं पे भी फैलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वो भी एडवेंचरस गिल्ड का। अब वो सुन के आयरिस बोलता है, जैसे कि मैं तुम्हारा मास्टर उसी वजह से मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उन दोनों की ये सब बात करते करते हम देखते वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है जो कि आती बोल रही होती है, लॉर्डशिप चार मेरे पास कुछ है वो भी आपको रिपोर्ट करने के लिए। आपको तो हम बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है ये वाइस प्रेसिडेंट चार की सेक्रेटरी होती है और इसका नाम डेजी होता है। और नाम बोलने के साथ ही जो डेजी होती है वो उनको आके एक वारंट को दिखाती है जिसमें हम देखते हैं जो डैरन होता है उसने वहाँ पे आयरिस को एक वांटेड घोषित कर दिया होता है और उसके ऊपर डेथ पेनल्टी भी लगा दिया होता है। और फिर वो सब देख के जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है, इसमें लिखा हुआ है कि मैं जिस स्क्वाड में था उसका जो कैप्टन था साइरस, उसके ऑर्डर को मैंने डिसओबे करा था और फिर जिस मिशन के अंदर हम लोग थे उससे मैं डर के भाग के चले आया, उसी वजह से वो जो मिशन है वो फेल हो गया था। और वो सुन के चार होता है वो बोलता है, ये चीजें तो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया है, तो फिर मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ जल्दी से इसको हैंडल करने के लिए। अब वो सुन के आयरिस बोलता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस डंजन का जो बॉस नाय था उसको मैंने ठिकाने पे लगा दिया है। अब वो सुन के डेजी बोलती है, मेरे को तो ये खबर आया था कि जो स्क्वाड है उन लोगों ने रिट्रीट कर दिया, तो फिर क्या मेरे को तुम्हारी इस बात पे भरोसा करना चाहिए क्या? क्योंकि तुम तो एक एफ रैंक की हीरो हो, तुम्हारे साथ में उस टाइम सी रैंक की बेला और एक बी रैंक का टायर था और तुम तीनों ने ही मिलकर उस एस रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। अब वो सुन के आयरिस बोलता है, तुम किसी को भेज सकते हो वो भी उस डंजन के अंदर मेरे स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए। अब वो सुन के डेजी बोलते हैं, मैंने पहले किसी को भेजा था लेकिन वो जगह पूरा ही खाली है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुमको हम डिटेन करके रखेंगे क्योंकि अगर कुछ भी होता है तुम यहाँ से भाग के निकल नहीं पाओगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद चार बोलता है, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को आयरिस की बातों के ऊपर भरोसा है। इतना सुनते डेजी बोलते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ये तो पूरा ही रूल के खिलाफ है। अब सुन के चार बोलते, तो फिर ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए। अब वो सुन के डेजी बोलते, लेकिन आज रात को तो आपको गिल्ड के बैंक्वेट को ज्वाइन करना है। अब वो सुन के चार बोलते, तो फिर ठीक है, इसी बात पे आयरिस भी मेरे साथ चलेगा। और ये सुन के डेजी दोबारा से बोलती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ये जो बैंक्वेट है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो फिर उसी वजह से दोबारा से इस चीज के ऊपर आप सोच के देखिए। मगर ये सुन के साइड से जो आयरिस होता है वो ही बोल रहा होता है, तो ठीक है, मैंने भी इससे पहले कभी भी गिल्ड के बैंक्वेट को ज्वाइन नहीं करा है। इतना सुनते चार बोलते, तो फिर ठीक हो गया, तो फिर अभी मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा आके तुम्हें बैंक्वेट के लिए पिक करके ले जाऊंगा यहाँ से। इतना बोलने के साथ ही चार और डेजी दोनों जने वहां से चले जाते हैं और फिर जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने सिस्टम को समन करके बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, मेरे को जल्दी से एजो के लोकेशन को चेक करने दो। तो फिर मैं जैसे सेट हो जाता हूँ मैं तुरंत ही निकल जाऊंगा वो भी उसको ढूंढने के लिए। इतना बोलते जो आयरिस होता है एजो के लोकेशन को देखता हुआ बोल रहा होता है, एजो तो अभी भी सिटी के बाहर साइड में है, लेकिन वो दोबारा से वापस क्यों आ गया और वो तो अभी मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक भी है। लेकिन ना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है उसको कुछ एहसास होता है और फिर बोल रहा होता है, ये तो गलत है, अगर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो एजो है वो इस टाइम अभी मेरे घर पे है। इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे खिड़की को तोड़ के अपने घर की तरफ जाने लगता है और फिर जैसे वो अपने घर में पहुंचता है वो देखता वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे गना होते हैं, वो भी अपने छोटे से स्पाइडर फॉर्म में। मगर जो आयरिस होता है पूरे घर में भी ढूंढने के बाद वहाँ पे उसको युग नहीं मिलती और वही देख के आयरिस बोलता है, ये क्या, उन लोगों ने तो युग को कैप्चर कर लिया है। इतना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो एजो होती है उन लोगों ने वहाँ पे युग को कैप्चर करके बंदी बना लिया होता है। और फिर होते मुझे युग होते वो बोल रही होती, ये क्या, अभी मैं कहाँ पे हूँ? और वो सुन के एजो बोलते हैं, तुम अभी ऑक्शन हाउस में हो, वो भी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के। इतना बोलने के साथ दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जो कि भागता हुआ वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है, अभी पूरे आधा घंटा हो चुका लेकिन जो एजो है उसने तो जरा सा भी कोई मूवमेंट नहीं करा है।
और अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुका हूँ उसके। लेकिन इतना बोलते बोलते उसका जो लोकेशन होता है वो गायब हो जाता है और वही देख के आयरिस बोल रहा होता है ये क्या, उसका लोकेशन तो गायब हो चुका है और अभी रात के टाइम तो उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। और इतना बोलते बोलते आयरिस आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक से ही उसके ऊपर आके एक आदमी हमला कर देता है। लेकिन जो आयरिस होता है वो बड़े स्पीड के साथ उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर वही देख के वो जो आदमी होता है वो आयरिस को बोल रहा होता है ये जगह स्टार कैवेलरी का टेरिटरी है, तो फिर उसी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन या मॉन्स्टर हो, किसी को भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। और इतना सुनते आयरिस होता है वो सोच रहा होता है क्या स्टार कैवेलरी, ये लोग तो बहुत ज्यादा फेमस है वो भी किडनैपिंग और चोरी करने के लिए। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बाकी जितने भी स्टार कैवेलरी के मेंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो लोग आयरिस को देख के मजाक बनाते हुए बोल रहे होते हैं ये देखो यहाँ पे एक हीरो है वो भी हम सभी को तबाह करने के लिए। लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि वो जो ह्यूमन और वो जो मॉन्स्टर है उन लोगों को बस हम लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए कैप्चर करा गया है, तो फिर चलो जल्दी से इसको ठिकाने पे लगा देते हैं इससे पहले यहाँ पे और भी कोई आ जाए। आत्मा सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो भी सोच रहा होता है इन लोगों ने जिस मॉन्स्टर के बारे में अभी बताया है वो पक्का से युग होगी। और मैं तो इन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने किसी दूसरे मेल मॉन्स्टर को यहाँ पे देखा है या फिर पकड़ा है क्या। लेकिन इतना बोलते बोलते उसका जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है रिमाइंडर वेपन रिटर्न का जो मिशन है वो 2 मिनट के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। और वो देख के जो आयरिस होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है ये वेपन रिटर्निंग मिशन के अंदर तो मेरा जो रैंक है वो वापस ही F रैंक में पहुंच जाता है, तो फिर अभी मेरे पास बस 2 मिनट ही बचा है, तो फिर मेरे को जल्दी से इन सबको खत्म करना होगा उसी टाइम के अंदर। और इतना बोलते वापस हम देखते हैं युग को जो कि खुद को छुड़वाने का ट्राई कर रही होती है और वो बोल रही होती है डैम इट, मैं तो खुद को इससे छुड़वा नहीं पा रही हूँ, तो फिर पक्का से ये जो चेन है ये मैजिक ब्लॉक कर रहा होगा मेरा। और ऊपर से बिना किसी मेल के नरिशमेंट के बाद मेरा जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। और मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि मैं उस जगह में वापस भी जा सकती हूँ क्या जिस जगह पे मेरे मास्टर रहते हैं। लेकिन उत्तम साइड से एजो बोल रही होती है तुम तो एक मॉन्स्टर, तो फिर क्या तुमको अपने डंजन में वापस लौट जाना नहीं चाहिए। अब वो सुन की युग बोलती है हम लोग लिनलांग लिजर्ड है, तो फिर उसी वजह से हमको मेल के एसेंस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो फिर उसी वजह से मैंने अभी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को चुना है। और जैसा कि जो ह्यूमंस के डांस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं वो भी मॉन्स्टर के डांस से। और इसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं उनके साइड में जो दीवार होता है वो अचानक से टूट जाता है और फिर उस दीवार के अंदर से वो जो बंदा होता है वो तोड़ के सीधा आके दूसरी दीवार में टकरा जाता है। और फिर उसकी अगली पल हम देखते हैं वहाँ पे आयरिस को जो कि बोल रहा होता है उफ 2 मिनट के अंदर ही मैंने सभी लोगों को ठिकाने पे लगा दिया है, और सीरियसली अगर उन लोगों ने चाबी को मेरे को जल्दी सौंप दिया होता तो फिर इन लोगों को मैं इतनी बुरी तरीके से नहीं मार रहा होता। फिर आत्मा बोलते उसका जो सिस्टम होता है उसको दोबारा से एक मिशन देता है वो भी उसके वेपन को वापस लाने के लिए। और उस मिशन में लिखा हुआ होता है कि उसको किसी के बट पे 10 बार मारना है जब तक वो लोग कोई साउंड ना निकाले। आत्मा देखने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उस गुंडे को पकड़ के उसको हिलाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी से उठो जल्दी से उठो, क्या तुम अभी कोई साउंड निकाल सकते हो क्या। अरे यार ये तो पूरा ही बेहोश हो गया, तो फिर इसी वजह से ये तो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता है अभी। और ये सब देख के जो एजो होती है वो आयरिस से बोल रही होती है ब्रेव हीरो प्लीज मेरे को बचाओ। और फिर होते में जो आयरिस होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है अभी तो मैं बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के इलाके पे हूँ, तो फिर उसी वजह से वो लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो फिर उसी वजह से जल्दी से मेरे को अपने मिशन को पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। आत्मा बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे युग को छुड़वा देता है। और छुड़वाने के बाद वो बड़े तेज का युग के बट पे मारने लग जाता है, और जिससे जो युग होती है वो भी आवाज निकालने लग जाती है। और फिर वो बोल रही होती है मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन उतने हम देखते जो आयरिस होता है उसका 10 में से 1 मिशन पूरा हो चुका होता है। और फिर होते में जो आयरिस होता है वो एजो को बोल रहा होता है। और मैं बता दूं इस टाइम आयरिस को पता नहीं होता है कि उसके सामने ये जो लड़की है ये असल में एजो है। और फिर जो आयरिस होता है वो उसको बोल रहा होता है हम सभी को यहाँ से एकदम सेफली निकालने के लिए मेरे को तुम्हारे बट के ऊपर स्पैंक करने की जरूरत है, तो फिर उसी वजह से प्लीज मेरे को रजिस्ट मत करना तुम। इतना सुनते ही जो एजो होता है वो मन ही मन सोच रही होती है अब तो मेरे को पक्का हो गया ये जो आदमी है ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, तो फिर इस जैसे आदमी के साथ डील करने के लिए मेरे को बस थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना होगा और फिर उसके बाद तुरंत ये मेरे जाल में फंस जाएगा। और मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरा यहाँ पे फायदा उठाने के लिए ऐसे एक्सक्यूजेस को लेके आएगा। और फिर उसके बाद वो आयरिस को बोलती है ब्रेव हीरो प्लीज इसको खोल दो तुम, और फिर यहाँ से बचाने के बाद मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी अगर तुम मेरे को स्पैंक भी करोगे तो, और मैं तो तुमको अपना कुछ भी ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। आत्मा सुनने के साथ ही जैसी आयरिस आके उसके पाँव के लॉक को खोलता है जो एजो होते वो तुरंत ही जाके आयरिस को हक कर लेती है और फिर वो उसको बोल रही होती है
ब्रेव हीरो उन लोगों ने मेरे को किडनैप कर लिया और फिर मेरे को गॉब्लिन्स के पास भेजना चाह रहे थे और मैं तो अभी बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ। और जैसा कि अभी तुमने मेरे को यहाँ से बचा लिया तो फिर मैं पूरी अब तुम्हारी हो गई हूँ। आत्मा सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही बहुत ही तेज का स्पैंक मार देता है, वो भी एजो के बट में। लेकिन स्पैंक मारने के साथ ही जो आयरिस होता है वो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है और फिर वो बोल रहा होता है, मैंने अभी तुमको इतने तेज का स्पैंक करा लेकिन तुमने अभी कोई भी आवाज नहीं निकाला। अब वो सुन के एजो बोलते तो फिर चलो दोबारा से करके देखते हैं हम। लेकिन इतना बोलते उसका जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है अभी कोई भी साउंड नहीं आया है, उसी वजह से जो होस्ट है वो 5 मिनट के लिए यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। और वो तुम देखते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही फ्रीज होकर नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन होते में जो युग होती है वो तुरंत ही उसके ऊपर चढ़ के बोल रही होती है, मास्टर मैं अभी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को आपके बॉडी के एसेंस की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे खत्म हो जाऊंगी। मास्टर मेरे को जवाब दीजिए और आप अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो फिर ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप मान गए हो। इतना बोलने के साथ ही जो युग होती है वो तुरंत ही आयरिस को वहाँ पे हक करके उसके बॉडी के अंदर के एसेंस को लेने लग जाती है। अब वो देख के एजो को गुस्सा आ जाता है और वो बोल रही होती है, तुम शेमलेस लेजर्ड, तुम उसके ऊपर अपना चाल चल रहे हो जब मैं उसके ऊपर देख नहीं रही थी। लेकिन इतना सुनता है जो युग होती है वो तुरंत ही अपने पूंछ से एजो को जकड़ लेती है और फिर वो उसको बोल रही होती है, ये मेरे मास्टर है ना कि तुम्हारे, और ऊपर से मैं पहली हूँ जो कि यहाँ पे आई थी। और फिर तुम देखते एजो को जिसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है खुद को युग की पूंछ से छुड़वाने में। और फिर वो सोच रही होती है अगर ये दिन का टाइम होता तो फिर मेरे को जरा सा भी मुश्किल नहीं होता यहाँ से निकलने में। लेकिन क्या छोड़ो, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे को इस सिस्टम को वापिस से हासिल करना है। तो फिर उसी वजह से यहाँ पे इसके साथ कोई भी आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो फिर ठीक है, उसी वजह से चलो अभी यहाँ पे थ्रीसम करते हैं हम सभी। आत्मा बोलती जैसे वो आयरिस के पास पहुंचती है, जो आयरिस होता है वो भी सोचने लग जाता है कि ये जो लड़की है ये जानबूझ के पकड़ी गई थी क्या, और ऊपर से ये तो ये सब भी करने के लिए तैयार है, वो भी मेरे साथ। आत्मा बोलते हम देखते साइडल को जो कि छुप छुप के सब देखते हुए बोल रही होती है कि एजो सामा साई में ये करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर का जो सेंसेशन है उसको मैं भी यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। आत्मा बोलते हम देखते जो एजो होती है वो आयरिस के हाथ को पकड़ के खुद के बैलेंस को दबाने लग जाती है और फिर यही जो सेंसेशन होता है दूसरी तरफ साइडल महसूस कर रही होती है और फिर वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरा पूरा बॉडी ही एकदम नम महसूस कर रहा है और मेरे पूरे बॉडी के अंदर ही गूज़बम्प आ गए हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं आयरिस को जो कि बोल रहा होता है, मेरे उधर टच मत करो तुम। और फिर वापस से साइडल को अब तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है मानो मैंने अपने हाथ में किसी चीज को पकड़ के रखा है। इतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जो कि बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको, ये जो फीलिंग आ रहा है मेरे को ग्रिप का, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है मेरे को, और ये तो वही एजो का है। इतना बोलते हम देखते जो एजो होती है वो भी सोच रही होती है अचानक से इसके आंखों का जो लुक है वो चेंज कैसे हो गया। तो फिर जिस टेक्निक को मैंने अभी इस्तेमाल करा वो वही सेम टेक्निक था क्या, और मैंने तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करा अभी। अरे नहीं, मैं तो एक्सपोज हो गई यहाँ पे। इतना बोलते वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है साइडल। आज का इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वही ब्लास्ट देखकर जो युग होती है वो वापस अपने सैलेंडर फॉर्म में चेंज होके आयरिस से बोल रही होती है, मास्टर यहाँ पे तो बहुत ही खतरा है, तो फिर प्लीज मेरे को बचाइए। आप होते में जो ऐसे होते वो बोल रही होती है, साइडल यहाँ पे बहुत ही खतरा है मेरे लिए, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकालो मेरे को। इतना सुनते जो साइडल होते वो तुरंत ही एजो को वहाँ से निकाल के गायब हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ जो आयरिस होता है वो सोच रहा होता है कि एजो ने तो सही में खुद को ट्रांसफॉर्म करके मेरे पास आ गई थी, लेकिन किस्मत से मैंने उसको पहचान लिया, लेकिन मैं अभी भी अपने एबिलिटीज का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसकी वजह से मैं उसका पीछा भी नहीं कर सकता। इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है उसका फ्रीज टाइम खत्म हो जाता है और फिर वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है, वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन खैर छोड़ो, मैं सबसे पहले अपने मिशन को पूरा करता हूँ और फिर अपने सिस्टम के पावर को दोबारा से हासिल करता हूँ और फिर उसके तुरंत बाद ही मैं दोबारा से एजो का पीछा करूंगा। लेकिन फ्यूचर में जब भी रात का टाइम होगा मेरे को बहुत ही संभल के रहना होगा जितनी भी अपोजिट जेंडर के होंगे उनसे। इतना बोलते सीन चेंज होता, हमको जेड एरिया के गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो साइरस होता है अपने सभी साथियों के साथ वारंट लेके आ जाता है और फिर वहाँ पे आयरिस उन सभी को देख के सोच रहा होता है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट 4 की सेक्रेटरी और साथ में साइरस भी है, लेकिन ये सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इतना बोलते जो साइरस होता है वो तुरंत ही उसका पोस्टर दिखाता हुआ बोल रहा होता है, आयरिस तुमने एक डिस्ट्रेशन को कमिट करा है, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे तुमको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन इतना सुनने के साथ ही वो जो सेक्रेटरी होते हैं वो तुरंत ही उनके बीच में आ जाते हैं और फिर वो बोल रही होती है, मैं वाइस प्रेसिडेंट 4 की सेक्रेटरी हूँ और हम लोगों ने जाके नाय के डंजन को चेक करा और वो पूरा ही खाली था, उसी वजह से तुम्हारे जितने भी एक्यूजेशन है वो एकदम बेफजूल है और इसके अरेस्ट वारंट को हटाने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है।
और तुम इसको अभी अरेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी शेड्यूल हो गया है कि अभी ये शाम को जाके गिल्ड के बैंक्वेट को ज्वाइन करने वाला है। लेकिन तो सुनते ही जो साइरस होता है वो तुरंत ही डेजी को मारता हुआ बोल रहा होता है, तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो क्योंकि बस कैप्टन या ए रैंक के जितने भी ऊपर के लोग हैं वही बस उस बैंक्वेट को ज्वाइन कर सकते हैं। और तुम यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हो कि तुम वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हो, लेकिन मैं खुद एक प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ तुम। और अगर तुम उसके बावजूद भी यहाँ पे दखल अंदाजी करते हो तो फिर मैं तुमको भी इसके साथ में इंट्रोगेशन रूम में डाल दूंगा। और न सोने जायज होता है वहाँ पे डेजी को बोलते, तो फिर जाओ तुम वाइस प्रेसिडेंट के पास और मेरे अरेस्ट को हटाने का जो ऑथोराइजेशन है उसको लेके आना मेरे को बचाने के लिए। और क्या तुम ये 20 मिनट के अंदर कर सकते हो क्या? अब वह सुन के डेजी बोलती है, सर मैं 10 मिनट के अंदर ये काम कर देती हूँ। और सुन के आयस बोलता, तो फिर ठीक है, बाद में मैं इन सभी से तुमसे माफी मंगवाऊंगा और उसके बाद तुम इनको बहुत ही जोर जोर का स्पैंक कर देना। इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज जो तुमको इंट्रोगेशन रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आयरिस होता है उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ होता है और फिर होते में जो साइरस होता है उसका बोल रहा होता है, आयरिस तुमको याद है कि मेरे इस हाथ में चोट कैसे आया था और मैं तो बहुत ही मुश्किल से लीड कर पाया अपने टीम को, वो भी उस नाई के खिलाफ बैटल में, लेकिन तुम तो वहाँ से भाग के निकल आए। फिर उसके तुरंत बाद ही तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और उसी की वजह से जो नाय है उसको बहुत ही अच्छा मौका मिल गया और फिर उसने मेरे आधे से ज्यादा साथियों को वहाँ पे खत्म कर दिया और मैंने तो अपने राइट हैंड को भी वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया मेरे बचे हुए जितने भी साथी थे उन लोगों को वहाँ से बचाने के लिए। तो फिर मेरे को बताओ तुम जैसा डरपोक यहाँ पे जीना डिजर्व करता है या मरना? अब वो सुन के आयरिस उसको जवाब देता है, एक ऐसा डरपोक जब भी वो अपने एनिमी के साथ सामना करता है वो डर के मारे भाग जाता है, तो फिर वो तो पक्का से मरना डिजर्व करता है, वो भी किसी जानवर की तरह। और ये सुन के जो साइरस होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने साथी को बोलता है, जल्दी से उस हथौड़ा को मेरे पास लेके आओ। इतना सुनते जो आयरिस होता है वो भी बहुत ही परेशान होकर सोच रहा होता है, 10 मिनट तो अभी तक बीत चुके होंगे है ना, तो फिर वो जो डेजी है वो यहाँ पे किसी भी वक्त आती होगी, लेकिन अभी भी मैं अपने सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे इसको सहन करना होगा। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ से युग उसके जेब से निकल के आती है, फिर उसको बोल रही होती है, मास्टर ये बंदा आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता है और मैंने आपके बॉडी के अंदर से कुछ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था, उसी की वजह से मेरे बॉडी के अंदर का जो थोड़ा बहुत मैजिक पावर है वो भी वापस आ गया है, लेकिन उतना पावर ही काफी है मेरे लिए, वो भी इस ह्यूमन को यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग घर पहुँचते हैं आपको 10 गुना मेरे को लौटाना होगा वापस। आतना बोलते बोलते अपने एक तो साइरस होता है वो तुरंत उस हैमर को टेबल के सामने रख के आयरिस को बोल रहा होता है, तो फिर जल्दी से अपने फिंगर्स में से एक को चुनो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं ही खुद तुम्हारे लिए चुन लूं तुम्हारे किसी उंगली को। लेकिन इतना बोलते बोलते वहाँ पे उसका एक साथी आ जाता है जो कि चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, कैप्टन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट चाह रहे वो यहाँ पे आ गए हैं, वो भी रिवोकेशन नोटिस लेके, वो भी आयरिस के लिए। इतना सुनने के साथ हम देखते हैं जैसे ही साइरस जाके उस रिवोकेशन लेटर को देखता है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, वो औरत तो सही में ही वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी। अब वो सुनकर उसके साइड से उसका साथी बोल रहा होता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो साइरस है वो वाइस प्रेसिडेंट को भी जानता होगा। और उसकी ये बात सुनकर जो आयरिस होता है उसको चुप करा था, वो बोल रहा होता है, पागल मत बनो, क्योंकि एक एफ रैंकर का जान पहचान कैसे हो सकता है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के साथ। इतना सुनते उसके साथी बोलता है, कैप्टन तो फिर क्या हम लोग उसको छोड़ दे क्या अभी? अब वो सुन के आयरिस बोलता है, इसको यहाँ पे टॉर्चर करना वो भी रिवोकेशन नोटिस को रिसीव करने के बाद ये तो बिल्कुल ही इलीगल है। अब वो सुनकर उसके साथी बोलता है, तो फिर क्या हम लोग इसको भी छोड़ दे? और इतना सुनते ही साइरस बोलता है, ना अभी नहीं, और इस नोटिस को मेरे पास आधे घंटे बाद लेके आना तुम, क्योंकि मेरे को ये रिवोकेशन लेटर अभी भी नहीं मिला और इस चीज के बारे में मेरे को अभी भी नहीं पता है। आज की ये सब बातें सुनकर जो आयरिस होता है उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो साइरस होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ आयरिस से बोल रहा होता है, इसके अपने हिसाब को आज ही चुकता करना होगा मेरे साथ। और फिर हम बाहर साइड देखते उसका जो साथी होता है वो डेजी के पास जाके उसको बोल रहा होता है, हमारा जो कैप्टन है वो अभी भी बाहर नहीं आए हैं और हम लोग के पास अंदर जाने का परमिशन भी नहीं है। अब वो सुनकर डेजी बोल दे, तो फिर साइड हट जाओ, मैं खुद ही रिवोकेशन लेटर लेके अंदर जाती हूँ। अब वो सुनकर वो बंदा बोल रहा होता है, ये इंट्रोगेशन रूम है, तो फिर उसी वजह से तुम्हारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे आके अंदर घुसने का। इतना बोलते दोबारा से हम देखते साइरस को जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ तुरंत ही अपने हैमर को आयरिस के हाथ में मारता है, लेकिन हम देखते जो आयरिस होता है उसको कुछ भी असर नहीं होता। अब वो देख के साइरस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है, ये क्या हुआ अभी, इसका तो कोई भी हड्डी नहीं टूटा, ना ही जरा सा भी खून निकला इसके हाथ से, और ऊपर से इसके स्किन के ऊपर भी छोटा सा भी खरोच नहीं आया। और फिर दोबारा हम देखते बाहर साइड को जहाँ पे जो डेजी होती है
वो वहाँ पे उस बंदे के साथ आर्ग्यू कर रही होती है अंदर जाने के लिए, लेकिन होते में ही वो दोनों वहाँ पे किसी को देखते हैं और उसके अगले पल हम देखते जो इंट्रोगेशन रूम होता है उसका दरवाजे पे लात मार के जो वाइस प्रेसिडेंट 4 होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे देखते हैं जो साइरस होता है वो आयरिस के ऊपर इंट्रोगेशन कर रहा होता है, मगर जैसे ही जो साइरस होता है वाइस प्रेसिडेंट को देखता है उसका पूरा ही हालत खराब हो जाता है। और फिर वो बोल रहे होते लॉर्ड 4 आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ना सुनते जो वाइस प्रेसिडेंट 4 होते हैं बड़े गुस्से में बोल रहे होते हैं ये रिवोकेशन नोटिस है, वो भी आयरिस के अरेस्ट वारंट का, तो फिर जल्दी से उसको अभी छोड़ दो तुम। अब वो सुन के साइरस बोलता है ठीक है सर, उतना बोलता है वो तुरंत ही आयरिस को वहाँ पे छोड़ देता है। और फिर उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो साइरस से बोलता है साइरस तुमने अभी अपने पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल करा है, वो भी मेरे साथी को यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए। तो फिर अगर इस चीज के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन होता है तो फिर तुमको अपने कैप्टनसी के ऊपर भी हाथ धोना पड़ेगा। इतना सुनते जो साइरस होता है वो बहुत ज्यादा घबराता वो बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट मेरे को वो रिवोकेशन लेटर नहीं मिला था, उसी की वजह से मैंने अभी ये एक्शन लिया था इसके ऊपर, और इस चीज के ऊपर तो मेरे टीममेट्स भी सफाई दे सकते हैं अभी, तो फिर तुम सभी लोग बताओ अभी यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन इतना सुनते उसके जितने भी साथी होते हैं उनमें से कोई भी जवाब नहीं देते, और वही देख के जो वाइस प्रेसिडेंट होते वो बोलता है इनमें से अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और वो सुन के साइरस बोलता है वाइस प्रेसिडेंट नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते वो सोच रहा होता है अभी बस मेरे को जाके अपने भाई से ही मदद मांगना होगा। लेकिन होते में जो आइस होता है वो साइड से आके बोल रहा होता है हाँ मैं भी बता सकता हूँ इसने उस रिवोकेशन नोटिस को नहीं देखा था उस टाइम, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा कि तुमने मेरे को यहाँ पे अरेस्ट करा, लेकिन तुमको तुरंत ही जाके अपने सर को झुका के डेजी के सामने जाके माफी मांगना होगा। इतना सुनने के साथ साइरस होता है वो तुरंत ही झुक के अपने सभी साथियों के साथ मिलके वहाँ पे डेजी से माफी मांगने लग जाता है। लेकिन होते में ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने डंडे से उन सभी के पिछवाड़े में स्पैंक करता हुआ बोल रहा होता है तुमने इतने खूबसूरत से सेक्रेटरी के साथ इतना रूडली बिहेवियर करा तो फिर ये लोग उसके बदले में तुम लोगों का सजा। और ये सब सुनने के साथ हम देखते जो डेजी होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है वहाँ पे, और फिर उसके तुरंत बाद ही इतने लोगों को एक साथ स्पैंक करने के साथ जो आयरिस होता है उसका जो मिशन होता है वो पूरा हो चुका होता है। और फिर वो जो आयरिस होता है बोल रहा होता है फाइनली सब फिनिश हुआ, तुम्हारे और जो सेक्रेटरी के बीच का मैटर है वो सॉल्व हो चुका है। अब वो सुन के साइरस बोल रहा होता है आयरिस तुम्हारा क्या मतलब है। इतना सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो उसका दूसरा हाथ पकड़ के मोड़ता हुआ बोल रहा होता है तो फिर चलो अब हम लोग अपने मैटर के ऊपर बात करते हैं। आज तुमने नहीं बोला था कि अरेस्ट का जो मैटर है उसको तुम परसों नहीं करोगे, और यही सब है जो कि तुमको मिलेगा मेरे हाथ को हिट करने के बदले में। इतना बोलते आयरिस बहुत ही जोर जोर के उसके हाथ को घुमाने लग जाता है, और जिससे जो साइरस होता है वो दर्द के मार चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है सॉरी सॉरी मेरे को माफ कर दो मैं गलत था। लेकिन जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसके दूसरे हाथ को भी वहाँ पे तोड़ देता है, और फिर उसके बाद वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैंने तुमको अब माफ करा। और फिर होते मुझे वाइस पर्सन 4 होते वायरस से बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है अब डेजी तुमको बैंक्वेट में लेके जाएगी, और अभी जाके मेरे को एनवॉय से मिलना है जितने भी होली सी से आ रहे हैं उनसे, और फिर उसके तुरंत बाद ही मैं तुम्हारे पास चले आऊंगा। और इतना सुनते जो आयरिस होता है वो तो हैरान होकर बोल रहा होता है क्या होली सी। और फिर होते में बताया जाता है कि ये जो होली सी होते हैं इन लोगों ने यहाँ पे चर्च को फॉर्म करा होता है, और इन लोगों का बस एक ही मकसद होता है कि जितने भी इविल थॉट्स होते हैं उन लोगों को उनको एलिमिनेट करना होता है, और उन लोगों के पास बहुत ही पावरफुल प्यूरिफिकेशन मैजिक होता है जिसकी मदद से वो लोग किसी के भी बॉडी के अंदर का जो जहर होता है उनको गायब कर सकते हैं। तो फिर अगर तुम अपने इविल थॉट्स को एलिमिनेट करना चाहते हो तो फिर उससे पहले तुमको उनको समझना होगा। और ना बोलने के साथ सीन चेंज होता है, हमको उस अप्रेंटिस बैंक्वेट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो होली सेंटेंस होती है वो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट 4 के साथ आ जाती है, और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे अपने आँख को फाड़ के देखने लग जाते हैं वो भी उस सेंटेंस को, और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं वाह ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा खराब नहीं है वो भी एक सेंटेंस के लिए ऐसे कपड़ों को पहनना। लेकिन इन सब की ये सब जो बातें होती है जो सेंटेंस होती है वो सुन लेती है, और फिर वो लोगों को बोलती है हम लोग का काम है जितने भी इविल थॉट्स होते हैं उनको खत्म करना, तो उन्हीं थॉट्स को समझने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं, और हमारे होली सी के अंदर जितने भी बाकी के लोग हैं वो सभी के सभी ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। तो फिर उसी वजह से अपने इन बेकार नजरों से मेरी तरफ मत देखो तुम लोग। ना सुनने के साथ ही जो वाइस पर्सन 4 होते हैं उन सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं तुम दोनों फिल्टी माइंड वाले बास्टर्ड्स, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई ऐसे देखने की, वो भी होली सेंटेंस के ऊपर। लेकिन इतना सुनते जो सेंटेंस होते हैं वो बोलती है कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को यहाँ पे पनिश करोगे तो फिर इसका मतलब ये है कि तुमको यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं उन सभी को पनिश करना होगा, लेकिन बस तुमको छोड़ के वाइस प्रेसिडेंट। अब वो सुन के वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है अच्छा तो फिर क्या मैं अलग हूँ क्या। और वो सुन के सेंटेंस बोल दिया तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा हलचल में है,
और उसी वजह से तुम्हारा जो बॉडी है वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है अभी, लेकिन बाकियों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है और साथ में इविल थॉट्स भी। आतना सोनते जो वॉइस परसेंट होता है वो शर्माता और बोल रहा होता है, मैं एक बहुत ही साफ दिल का आदमी हूँ और ऊपर से मेरे को अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल है। आतना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते जो आयरिस होता है वो डेजी के साथ उस बैंक्वेट के बाहर पहुंच जाता है और फिर जो डेजी होती है उसको बोल रहे होते तो फिर चलो अंदर की तरफ चलते हैं हम। आतना सुनते जो आयरिस होता है उससे पूछ रहा होता है, तो फिर मेरे को ये बताओ तुम, ये जो होली प्यूरिफिकेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक है क्या? अब वो सुन के डेजी जवाब देती है, हाँ वो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक मैजिक है और इस मैजिक की मदद से भले तुम्हारे लिम्ब से क्यों ना गायब हो या फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी हो या फिर तुम किसी पॉइजन से सफर कर रहे हो, वो इन सब चीजों को ठीक कर सकती है, वो भी बड़े आसानी के साथ। लेकिन एक हीरो होना एक बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क प्रोफेशन है, तो फिर उसी वजह से जितने भी हीरो गिल्ड है वो सारे के सारे उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को उनने रिजेक्ट कर दिया है और वो लोग बिल्कुल भी आसानी के साथ अपने मैजिक को दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो रीजन है उनका बस ये है कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इविल थॉट्स होते हैं। आतना सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो सोच रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो फिर वो तो मेरे पॉइजन को भी ठीक कर सकते हैं, तो फिर मैं खुद ही जाके पता लगाना चाहता हूँ अभी। आतना बोलने के साथ ही वो दोनों जने अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके सीधा अंदर आ जाते हैं और फिर जैसे वो अंदर आता है जो आयरिस होता है वो डेजी से पूछ रहा होता है वो सभी के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होके क्यों रखे हैं। अब वो सुनकर डेजी जवाब देती है, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन इतना बोलते वहाँ पे वॉइस परसेंट चार्ट भी आ जाते हैं। और फिर वो आयरिस से बोलता है यहाँ पे जो होली सेंटेंस है वो हमारे एलिजिबिलिटी को चेक करे कि हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं या नहीं, और हम में से अगर कोई भी टेस्ट को पास कर लेता है तो फिर हम लोग कोलैबोरेशन कर पाएंगे उनके साथ। और हमारा जो हीरो गिल्ड है वो जोन जेड से है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा पावर मिल जाएगा इससे। आतना बोलते हम देखते हो सेंटेंस होती है उन सभी को बोल रही होती है, ये जो चीज है ये हमारा ट्रेजर है, वो भी होली सी का द सेक्रेड हार्ट वेल, और जैसे तुम लोग इसके अंदर जाओगे तुम लोगों के अंदर के जितने भी इविल थॉट्स है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, वो भी इस जेम स्टोन की मदद से। और जो कोलैबोरेशन का पॉसिबिलिटी होगा वो डिपेंड करेगा कि तुम लोग का जो हार्ट है वो कितना ज्यादा प्योर है। लेकिन मैं तुमको बता दूं दूसरे रीजन के जितने भी हीरो गिल्ड है उनमें से कोई भी अभी तक इस चीज में पास नहीं हो पाया। आतना सुनते वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी बोलने लग जाते हैं, तुम हार्ट के अंदर के प्योरिटी को कैसे चेक करते हो और वहाँ अंदर क्या रखा गया है और कहीं उसके अंदर किसी तरीके का मैकेनिज्म तो नहीं है। आतना सुनते सेंटेंस बोलते अगर तुम लोग पता लगाना चाहते हो तो फिर खुद ही अंदर जाके ट्राई करो। आतना सुनते उनमें से एक आदमी आ गया था, वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं जाके ट्राई करूंगा और मेरे को पता है मेरा जो हार्ट है बहुत ज्यादा प्योर है क्योंकि मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं करा। आतना बोलने के साथ ही जैसे वो अंदर घुसता है वो अपने सामने देखता है एक बहुत ही खूबसूरत सी कैट वुमेन को, और उसको देखने के साथ ही वो जो बंदा होता है उसके अंदर से उसका ठरक बाहर निकल के आ जाता है। मगर होते में वो जो कैट वुमन होती है वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है और वो देख के वो जो आदमी होता है मन ही मन सोच रहा होता है ये कैश ने तो खुद से इनिशिएटिव लिया है, वो भी मेरे पास आने का। आतना बोलने के साथ ही हम देखते वो जो बंदा होता है उसके नाक के अंदर से किसी परवर्ट की तरह खून निकल के आने लगता है और फिर उसको मेलन को देखता वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, तो फिर ठीक है किटी मेरे को तुमको पैट करने दो। अब वो सुन के वो लड़की बोल रही होती है तुम मेरे को कहाँ पे पैट करना चाहते हो। अब वो सुन के वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारे मेलन्स के ऊपर पैट करना चाहता हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही गुस्से में बोलती है डिस्गस्टिंग। आतना बोलने के साथ ही वो तुरंत ही उसको मार के वहाँ से बाहर फेंक देती है और फिर उसके बाहर आने के साथ ही हम देखते उसके अंदर का जो इविल थॉट होता है वो पूरा ही 88% होता है। और वही देखने के बाद सेंटेंस बोल रही होती है तुम्हारे दिल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इविल थॉट्स भरा हुआ है, लेकिन होते में वहाँ पे बाकी के जितने भी लोग होते वो लोग भी बोल रहे होते हैं वो देखो वो चीज तो 88% दिखा रहा है, तो फिर पक्का से उस चीज के अंदर बहुत ही कुछ खतरनाक सा चीज रखा गया है। लेकिन होते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी सामने आ जाता है और फिर वो भी बहुत ही बहादुरी के साथ बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं खुद ही जाके अंदर देखूंगा और भले उसके अंदर कोई भी चीज क्यों ना हो मैं खुद से उसको हैंडल कर लूंगा। मगर तो हम देखते उसका हालत भी उसी पहले वाले बंदे की तरह होता है और इसके अंदर का जो इविल थॉट होता है वो उससे भी ज्यादा 92% होता है। और इसी तरीके से एक एक करके बहुत लोग जाने लगते हैं उस चीज के अंदर खुद के इविल थॉट्स को चेक कराने के लिए। और फिर ये सब देख के जो सेंटेंस होती है वो सोच रही होती है मैं बस यहाँ पे अपने टाइम को ही बर्बाद कर रही हूँ और यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जो इविल थॉट है वो 80% से कम हो, तो फिर उसी वजह से यहाँ पे तो कोई भी पास नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता तो फिर ठीक है मेरी बारी आ गया है। आतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो भी अंदर चले जाता है और वो अंदर जाती वो देखते उस कैट वुमन को जो कि तुरंत ही उसके पास आके बोल रही होती है तुमको मेरे से क्या चाहिए।
लेकिन इतना सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसके मुंह को पकड़ के सीधा नीचे जमीन में पटक देता है और फिर वो बड़े गुस्से में बोल रहा होता है, एक और औरत जो कि मेरे पास खुद ही चल के आ रही है, तो फिर उसी वजह से मेरे को और भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो औरत है ये भी एजोसामा हो सकती है। लेकिन इतना बोलते हम देखते वो जो लड़की होती है बड़ी हैरान होकर सोच रही होती है, ये तो पहला आदमी है जिसने मेरे को यहाँ पे रिजेक्ट करा है। इतना बोलते हम देखते बाहर साइड में वो जो जैम होता है वो वहाँ पे 0% दिखाता है, और वो देखने के बाद जो सेंटेंस होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है, ये क्या, ये तो पहली बार ही है जब मैं 0% देख रही हूँ, और ये तो सही में कोई अचीव कर सकता है, और वो इंसान तो बिल्कुल ही शांत है पूरे पानी की तरह। और इतना बोलते दुआ से हम देखते हैं आयरिस को, जो कि मन मन सोच रहा होता है इसके आइडेंटिटी को पता लगाने से पहले मेरे को अभी सावधान रहना होगा। और फिर इतना सोचने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने सिस्टम को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और फिर जो आयरिस का सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, क्या तुम अपने एनिमी को यहाँ पे लॉक करना चाहते हो, और तुम्हारे पास बस एजो का एक ही स्पेयर है। और वो देखने के साथ ही आयरिस होता है बहुत ही परेशान होकर सोच रहा होता है, मेरे पास बस एक ही चांस है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे चीजों को मेल्ट अप कर देता हूँ तो फिर मैं दोबारा से जब एजो का सामना करूंगा तब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इतना बोलते वो जो लड़की होती है वो मन मन सोच रही होती है, ये तो पहली बारी है जब किसी इंसान ने मेरे को रिजेक्ट करा है, और यहाँ तक कि इसने मेरे को तो धक्का मार के नीचे गिरा भी दिया था, लेकिन अब ये तो मेरे बॉडी की तरफ ही घूरे जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कोई भी इविल थॉट्स नजर नहीं आ रहे मेरे को। मगर में जो आयरिस होता है वो भी सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पे अलर्ट में रहना होगा, और फिर दोबारा से वो लड़की सोच रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल नजर आ रहा है मेरी तरफ, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, वो भी उन लोगों से जो कि मेरे बॉडी के ऊपर अपनी बुरी नजर डाल रहे थे, और ये तो रिजेक्शन है वो भी मेरे चार्म के ऊपर, तो फिर मेरे को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो भी उसके दिल में मेरे लिए जगह बनाने के लिए। और फिर दूसरी तरफ जो आयरिस होता है वो भी सोच रहा होता है मेरे को भी कोई चांस ढूंढना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि ये एजो है या और कोई है। और इतना सोचने के साथ वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, मेरी तरफ ऐसे हॉस्टिलिटी से मत देखो तुम, और एक अच्छा सा हक काम कर जाएगा हम दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। और इतना बोलती जैसे वो आयरिस को हक करने के लिए जाती है, जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसको डॉज करके वहाँ से पीछे हट जाता है, और वो देख के वो लड़की दुआ से सोच रही होती है, इसने तो दुआ से मेरे को रिजेक्ट कर दिया। और इतना सोचने के साथ ही वो दुआ से आयरिस की तरफ बढ़ने लग जाती है उसको हक करने के लिए, और वो उसको बोल रही होती है, मेरे से शर्मा मत, आओ मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट मेलन को तुम फील करो। और फिर वो सोच रही होती है इसका जो दिल है ये पक्का से ही पिघल जाएगा मेरे को हक करने के बाद। लेकिन उतने में जो आयरिस होता है वो तुरंत ही नीचे झुक के उस कैट वुमन के नीचे की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है, ये एंगल मेरे लिए सही रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि उसके नीचे कोई स्वॉर्ड है या नहीं। इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसके नीचे से घिसता हुआ उसके पूरे बॉडी को चेक करने लग जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है बस थोड़ा सा और उसके बाद मेरे को पता चल जाएगा कि इसके नीचे में स्वॉर्ड है या नहीं है। लेकिन इतना बोलते वो जो लड़की होती है वो भी सोच रही होती है, अभी जब ये मेरे को डॉज करा था उस टाइम भी ये लगातार ही मेरे मेलन्स की तरफ घूरे जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। और इतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जिसके नाक के अंदर से परवर्ट की तरफ बहुत ही खून आने लगता है, और फिर वो बोल रहा होता है नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरी नजर बस उसी के ऊपर टिका हुआ है तब से, और वो चीज तो सही में ही बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मगर में जो कैट वुमन होती है बहुत ज्यादा हैरानी के साथ आयरिस को बोल रही होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम लगातार ही मेरे ब्रेस्ट की तरफ देखे जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे बॉडी को रिजेक्ट कर रहे हो, और उसके अलावा भी तुम्हारे दिल के अंदर कोई भी बुरे ख्यालात नजर नहीं आ रहे हैं मेरे को, तो फिर तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो, कैसे, मेरे को बताओ तुम। इतना सुनते जो आयरिस होता है वो जवाब देता है, ये बस इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही साफ दिल का लड़का हूँ, और मेरे दिल के अंदर तुम्हारे बॉडी के लिए कोई भी बुरे ख्यालात नहीं है, और हम लोगों ने एक ऐसे दुनिया के अंदर जन्म लिया है जहाँ पे ये जो ब्रेस्ट होते हैं ये हम लोगों को मिल्क और साथ में न्यूट्रिशंस देते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो होते हैं और साथ में सरवाइव भी कर पाते हैं। तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे ब्रेस्ट की तरफ देख रहा था, वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ। और आयरिस की ये सब बातें सुनने के बाद जो कैट वुमन होती है वो भी उसके ऊपर एकदम फिदा हो जाती है, और फिर वो बोल रही होती है क्या ही डेजलिंग लाइट आ रहा है इसके अंदर से, और ये तो सही में उस तरीके का आदमी है, और उसके और मेरे बीच में बहुत ही बड़ा अंतर भी है। और इतना सोचने के साथ ही वो उसको बोलती है तुम इस टेस्ट में पास हो गए, तो फिर उसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुम सही में मेरे को यहाँ से जाने दे रहे हो। तो फिर अब मेरे को देखने में ये लग रहा है कि ये सही में एजो नहीं है। और फिर होते में जो आयरिस होता है वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर डिटॉक्स करने के लिए। और फिर वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है मेरा जो ट्रेनिंग था वो उतना ज्यादा काफी नहीं था। इतना बोलने के साथ ही जैसे ही आयरिस बाहर पहुंचता है
वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये क्या इसके अंदर का जो इविल थॉट है वो तो 0% है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इस आदमी को स्कैट वुमन के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट ना हो। तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो क्रिस्टल है वो भी टूट गया होगा। लेकिन होते में जो साइंटिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते ये पहली बारी है जब मैंने देखा कि किसी का हार्ट पूरी तरीके से प्योर हो। और ना सुनने के साथ ही जाहिर सोता उसको बोलता है मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो गया, तो फिर क्या अब तुम अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो क्या मेरे बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने के लिए। अब वो सुन के साइंटिस्ट बोलती है ऑफ कोर्स, तो फिर ठीक है सभी के सभी लोग यहाँ से तुरंत ही बाहर चले जाओ। आज ना सुनती वहाँ पे जितने भी लोग होते सारे के सारे चले जाते हैं और फिर जो साइंटिस्ट होती है वो आगे से बोल रही होती है तो फिर ठीक है अब मैं तुमको यहाँ पे डिटॉक्स करने वाली हूँ और यहाँ आके मेरे सामने लेट जाओ तुम। बात ना सुनने के साथ ही जो हारिस होता है वो तुरंत उसके सामने आके लेट जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मेरे को कुछ और करने की जरूरत है क्या। और वो सुन के सेंटेंस बोलते हैं ना अभी कुछ भी मत करो तुम। और हम लोगों का ये जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है हम लोगों को हमारे होली सी से प्राप्त हुआ है और हमारे जितने भी मेंबर्स उन सभी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उनका मैजिक बसा हुआ है। और मेरा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो मेरे फीट में है और मैं अपने पाँव को किसी के ऊपर रखती हूँ वो भी अपने मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। और अब जब मैं अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रही हूँ तो फिर अपने अंदर कोई भी इविल थॉट्स को लेके मत आना तुम, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर मेरा जो मैजिक है वो धीरे धीरे बहुत ही कम होता रहेगा। अब वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है कि ये जो इविल थॉट्स है ये बस मेरे को रेफर करता है क्या। अब वो सुन के सेंटेंस बोलती है हाँ तुमने सही बोला, जब से मैं होली सेंटेंस बनी हूँ वो भी होली सी की तब से ही मेरे अंदर के जो डिजायर्स थे वो गायब हो गए। तो फिर तुम अच्छे से रिलैक्स करो और मैं एकदम टॉप से बॉटम में मूव करूंगी और ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है वो भी तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के ऊपर एक्सेस करने के लिए और इसी से मैं तुम्हारे बॉडी को बहुत ही एक्यूरेटली ट्रीट कर पाऊंगी। और फिर तुम जो सेंटेंस होती है वो अपने फीट को उसके पूरे बॉडी के ऊपर मूव करने लग जाती है। और फिर जो आयरिस होता है वो सोच रहा होता है ये तो अपने फीट से मेरे हाथ को मूव करना चाह रही है, लेकिन होते मेरे साइंटिस्ट होते हैं उसको बोल रहे होते हैं तुम अपने बॉडी को बिल्कुल भी मत हिलाओ और मैं खुद से सब कुछ कर लूंगी क्योंकि इसी से मेरा जो मैजिक है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा तुम्हारे ऊपर। और ये जो चेयर है बहुत ही ज्यादा क्रैम्ड है तो फिर उसी वजह से मेरे को तुम्हारे फेस का इस्तेमाल करने दो। तो फिर ठीक है अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इतना बोलती जैसे वो अपने पाँव से आयरिस के हाथ और मुंह को दबाती है। उसके बाद जो आयरिस होता है वो तुरंत ही किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और वहां आने के साथ ही जो आयरिस होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है मैं अचानक से ही पानी के ऊपर फ्लोट कैसे कर रहा हूँ और मैं अभी इस टाइम कहाँ पे हूँ। लेकिन इसके इतना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे सेंटेंस के उस बड़े से फूड को और फिर वो तुरंत ही अपने फीट से आयरिस को वहाँ पे पानी के अंदर डुबोने लग जाती है। मगर जो आयरिस होता है वो भी रजिस्ट करता है उसके पाँव को ऊपर की तरफ फेंक देता है और वही देखे जो सेंटेंस होती है उसको बोल रही होती है तुम वहाँ पे आराम से रिलैक्स करो, मेरे पाँव को तुम रिजेक्ट मत करो। और ये एक हिस्सा है वो भी मेरे हीलिंग प्रोसेस का और मैं अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारे एक बॉडी के पार्ट के अंदर डालने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे मैं तुमको पानी के अंदर से बाहर निकालूंगी तुम्हारे जो फिंगर्स है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। अब वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। आत्मा बोलने के साथ ही वो तुरंत ही उसके पाँव को वहाँ पे पकड़ लेता है और फिर जो साइंटिस्ट होती है वो बोल रही होती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक ही झटके में पानी के अंदर से बाहर निकाल लूंगी। आत्मा बोलती साइंटिस्ट वहाँ पे अपनी हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। और फिर जो आयरिस होता है वो मनी मन सोच रहा होता है भले इसने मेरे को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके रखा है लेकिन उसके बावजूद भी मैं जरा सा भी पेन को महसूस नहीं कर रहा हूँ और बल्कि अभी तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और मेरे जो उंगलियां हैं वो तो बहुत ही ज्यादा वार्म महसूस कर रहे हैं। आत्मा बोलने के साथ हम देखते हैं सेंटेंस होते वो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आयरिस की उंगली को वापस से वहाँ पे ठीक कर देती है। और वही देख के जो आयरिस होता है बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये तो सही में ही काम कर रहा है। और फिर तुम जो सेंटेंस होते वो दुआ से बोल रही होती है मेरे को दीवार से रेमिनेंट महसूस हो रहा है तो फिर जल्दी से अपने शूज को उतारो तुम। आत्मा सुनती जैसे वो अपने शूज को खोलता है जो सेंटेंस होती है वो उसके पाँव की उंगली को भी ठीक कर देती है वहाँ पे। और फिर वो बोल रहे होते तुम्हारा जो लेम है उसको भी मैंने रिस्टोर कर दिया है। अब वो देखने के बाद जो आयरिस होता है वो सोच रहा होता है ये जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मगर होते में सेंटेंस होते वो दुआ से बोल रही होती है मेरे को अपनी लोकेशन को चेंज करने की जरूरत है और मेरे को तुम्हारी बॉडी के अंदर मिल गया है कि वो पॉइजन कहाँ पे है तो फिर हम दोनों को मिलकर ही काम करने की जरूरत है वो भी उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो फिर तुम यहाँ पे जरा सा भी मत हिलना और यहीं पे लेटे रहना। आत्मा बोलने के साथ ही जैसे वो दुआ से अपनी हीलिंग को स्टार्ट करती है हम देखते जो आयरिस होता है वो पानी के अंदर डूबने लग जाता है लेकिन जो साइंटिस्ट होती है उसको बोल रही होती है ये पानी तुम्हारे कॉन्शियसनेस को दिखा रहा है
और अब जबकि तुम पानी के अंदर हो तो फिर मेरे को अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक के लेवल 2 का इस्तेमाल करना होगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे बॉडी के पूरा चारों तरफ एक शील्ड बना दूंगी जिससे कि तुम उस पॉइजन से बाहर निकल पाओगे और फिर वो जो मैजिक है तुम्हारे बॉडी के साथ भी रेजोनेट कर पाएगा। और इतना सुनते नीचे जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है जल्दी करो इस चीज के अंदर, मैं तो धीरे धीरे और भी ज्यादा फंसते हुए जा रहा हूँ। और इतना सुनते सेंटनेस होते वो तुरंत ही अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और फिर उसी सेम टाइम में जो आयरिस का सिस्टम होता है वो वहाँ पे सेंटनेस को लॉक कर लेता है और फिर उसी वजह से जो सेंटनेस होते है वो बोल रही होती है ये क्या, मैं तो अचानक से अपने बॉडी में बहुत ज्यादा अजीब चीज महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते आयरिस को जो कि बोल रहा होता है धीरे धीरे ये जो पॉइजन ये मेरे बॉडी से अलग हो रहा है और अब तो ये शील्ड भी मेरे पूरे बॉडी के ऊपर आ चुका है। और फिर होते में जो सेंटनेस होते हैं बोलते जल्दी से नीचे तैर के जाओ, थोड़ा ट्राई करो। और इतना सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही पानी के नीचे तैर के जाने लगता है और फिर वो बोल रहा होता है इस तरीके से तो मैं अपने बॉडी के अंदर का जो पॉइजन का सोर्स है उस तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन इतना बोलते ही जो आयरिस होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बोल रहा होता है मैं इतनी देर से यहाँ पे तैर रहा हूँ लेकिन मैं तभी उसके पास पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ। और फिर तुम सेंटेंस बोल रही होती है तुम जो रियल वर्ल्ड का डिस्टेंस है वो तुम अपने कॉन्शियसनेस के अंदर मेजर नहीं कर सकते हो, मगर अब इस शील्ड को तुम्हारी बॉडी के ऊपर चलाए रखने के लिए मेरे को लगातार ही तुम्हारे बॉडी को रब करते रहना होगा। और ये तो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग है लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे फीट को स्प्रेड करने के बाद। और ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। लेकिन इतना बोलते हम देखते नीचे जो आयरिस होता है उसके बॉडी के साइड का जो शील्ड होता है वो टूटने लग जाता है। और फिर वही देख के आयरिस परेशान होकर बोल रहा होता है सेंटेस तुम्हारा ये जो शील्ड है ये कमजोर होता जा रहा है, उस वजह से जो पानी है वो अंदर आ रहा है अभी। और वो सुन के सेंटेस बोलती है मेरा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है क्योंकि जो इविल थॉट्स है वो भी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो फिर अगर तुम यहाँ पे टॉक्सिफाई होना चाहते हो तो फिर तुरंत ही अपने अंदर के जितने भी बुरे ख्यालात हैं उनको निकाल दो तुम। लेकिन इतना बोलते हम देखते वो शील्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो जो पॉइजन होता है वो दोबारा से ही आयरिस के पूरे बॉडी को जकड़ने लग जाता है। फिर जो आयरिस होता है वो भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या, मैं तो अभी यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और वो देखे जो सैटेंस होती है वो बोल रही होती है मेरे को जल्दी से अपने पाँव से रब करना होगा, वो भी इसके शील्ड को दोबारा से रिकवर करने के लिए, नहीं तो मेरा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते हैं जो आयरिस होता है वो तुरंत ही पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन उसके अगले पल जो आयरिस होता है वो वापस ही रियलिटी में आ जाता है और फिर बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है सैटेंस। और फिर तुम्हें सैटेंस होते मन ही मन सोच रही होती है जल्दी से ही मेरे को इसकी शील्ड को रिपेयर करना होगा। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर अपने पाँव को रख रही हूँ मैं अलग तरीके के प्लेजर को ही महसूस कर पा रही हूँ और उसी वजह से मैं इसके ऊपर लगातार ही अपने पाँव को रखना चाह रही हूँ। मगर होते में जो आयरिस होता है सैटेंस सैटेंस बोल के चिल्लाने लग जाता है और फिर वही सुन के सैटेंस बोलती है ये क्या, तुम वापस से रियलिटी में आ गए हो। अब वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है हाँ मेरे को भी वही लग रहा है, लेकिन क्या जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे फेल हो गया है क्या। लेकिन इतना सोचते सैटनेस होते हो मन सोच रही होती है अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा जो हार्ट बीट है वो तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है यहाँ पे और ये चीज तो जाना पहचाना सा लग रहा है मेरे को और ये तो मेरे को इविल थॉट्स जैसे लग रहे हैं और ये तो मेरे इविल थॉट्स है जिसकी वजह से मेरा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक था वो बहुत ही कम हो गया। तो फिर ठीक है इस चीज के बारे में मेरे को किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारा जो होली सी है उसके लिए बहुत ही बड़ा डिसग्रेस होगा। और इतना सोचने के साथ वो बोलते तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है वो फिनिश हो गया है यहाँ पे। अब वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है तो उसका मतलब यह है कि आप मेरे बॉडी के अंदर से पूरे ही पॉइजन को नहीं निकाल सकते हो, है ना। अब वो सुन के सेटेंस बोलती है इस दुनिया में ऐसा कोई भी पॉइजन नहीं है जो कि हम लोग नहीं निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है हमको। तो फिर जैसे मेरे को तुम्हारे पॉइजन का जड़ मिल जाता है मैं तुमको तुरंत ही बता दूंगी उसके बारे में, लेकिन आज के लिए इतना काफी है तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलने के साथ ही सैटनेस होती है वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और फिर जो आयरिस होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो एज़ोर उसको भी ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इतना बोलती बाहर एकदम सैटनेस को जो की बहुत ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है हाँ मैंने तो बहुत ही मुश्किल से खुद को वहाँ पे रोक के रखा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि मेरे अंदर के जो डिजायर थे वो तो बाहर आ गए, लेकिन मैं इस तरीके से अभी फील कैसे कर पा रही हूँ और वो जो फीलिंग था वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मगर तुम्हें दोबारा से सीन चेंज हो तुम देखते हो डैरन होता है वहाँ पे साइज को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है और फिर वो उसको बोल रहा होता है मैंने तुमको इतना आसान सा काम दिया लेकिन वो भी तुम नहीं कर पाए। अब वो सुन के साइज बोलता है ब्रदर वहाँ पे वॉइस परसेंट आ गए थे, लेकिन उतने में डैन दोबारा से बोलता है मेरे को बहाने देना बंद करो और जल्दी से इस चीज को पकड़ो, ये एक ए रैंक डंजन सिया का मैप है, तो फिर वहाँ पे जाके तुम अपने टीम को लीड करने वाले हो। और इतना सुनते जो साइरस होता है वो बोल रहा होता है लेकिन ब्रदर वो जो सिया है वो तो एक एसएस रैंक का मॉन्स्टर है, तो फिर क्या तुम मेरे को वहाँ पे भेज के मरवाना चाहते हो क्या। और इतना सुनता ही डैन दोबारा से बोलता है
जो सिया डेंजर ने उसको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, वो भी के रैंक के हीरोज ने। और वो जो सिया है वो अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, जिस वजह से उसको तो कोई भी एफ रैंक का हीरो भी डिफीट कर सकता है। और इस न्यूज को तो मैंने फैलने से भी अभी रोक के रखा है। तो फिर यही सबसे ज्यादा अच्छा मौका है तुम्हारे लिए वहाँ पे जाके उस बॉस को डिफीट करके अपने कैप्टन के पोजीशन को दोबारा से हासिल करने का। और ना सुनते जो साइरस होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर पक्कासी मैं इस बार सक्सेसफुल होके रहूंगा। लेकिन इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते हैं, जो एजो होता है वहाँ पे उस बॉस सिया को अपने ब्लड को पिला रहा होता है और फिर उसको बोल रहा होता है, मेरा इतना ज्यादा ब्लड पीने के बाद तुम पूरी तरीके से रिकवर्ड हो जाओगे। और इतना बोलने के साथ ही वो जो मॉन्स्टर सिया होता है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और साथ में उसका पूरा पावर भी वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद वो एजो से बोल रहा होता है, लॉर्ड एजो साहब आपने दोबारा से मेरे को बचा लिया, तो फिर मेरे को बताइए क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। अब वो सुन के एजो बोलते हैं, हाँ बहुत ही सिंपल सा काम है तुम्हारे लिए, तुमको जाके एक ह्यूमन को खत्म करना है। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा कि ये जो सिया मॉन्स्टर वहाँ जाके आयरिस को खत्म कर पाएगी या आयरिस उसको भी बहुत ही आसानी के साथ डिफीट कर देगा, ये सब जानेंगे आप अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।